प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं यूनानी राजनीति दर्शन के अंतर्गत प्लेटो के विचारों पर काम करूंगा। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के पहले वे पूर्व में मेरे द्वारा जो प्लेटो पर काम किया गया है 4 वीडियो एपिसोड दिया गया है उनका भी अध्ययन कर लें, तब प्रस्तुत वीडियो को बेहतर रूप में वे समझ पाएंगे। मित्रों, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक तथा राजनीतिक दर्शन के जनक आदर्शवादी विचारक प्लेटो का हम लोगों ने अध्ययन किया और फिर आज हम मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन से पहले इस बात को स्पष्ट कर दें कि प्लेटो जिस रिपब्लिक नामक पुस्तक में न्याय के आधार पर आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहता है, वह आदर्श राज्य इसलिए आदर्श है क्योंकि वह व्यक्ति से अधिक राज्य को महत्व देता है। प्लेटो आदर्श राज्य या आदर्श समाज को पर्यायवाची मानता है और आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था है, साम्यवादी सिद्धांत लागू है, शिक्षा राज नियंत्रित है और व्यवस्थित है। सामाजिक चेतावनी के अंतर्गत जो सैनिक और दार्शनिक वर्ग हैं उनको परिवार से अलग रखा गया है। वह अविवाहित रहकर शासन या रक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते हैं और आदर्श राज्य के अंतर्गत कर्तव्य की भावना प्रबल है, अधिकार की मांग नहीं की जा रही है तथा आदर्श राज्य का जो प्रमुख है वह राजा, वह दार्शनिक है, सबसे योग्य है। वह किसी परिवार और स्पष्ट पारिवारिक व्यवस्था से नहीं आ रहा है। उसकी माता पिता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वह लंबी शिक्षा को प्राप्त किया है। 35 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 15 वर्ष तक अनिवार्य रूप में व्यवहारिक शिक्षा या शासन के कार्यों में वह संलग्न रहा है और वह जनता द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर और सबसे आगे बढ़कर सबसे योग्य है वह कार्यों का निष्पादन करता है। वह संयमी है, अविवाहित है, योग्य है, पराक्रमी है और किसी के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप का वह समर्थन नहीं करता। वह परम सत्य को जानता है क्योंकि द्वंद्वात्मक अध्ययन में वह निपुण है। हम लोग इस बात को समझने के बाद प्लेटो का आज की क्लास में मूल्यांकन करने जा रहे हैं। प्लेटो का सबसे पहले मूल्यांकन करते हुए हम इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि कुछ विचारकों ने, क्रॉसमैन, पोपर, रसेल जैसे विचारकों ने प्लेटो पर फांसीवादी होने का, सर्वसत्ताधिकारवादी होने का आरोप लगाया है और क्रॉसमैन और पोपर जैसे विद्वानों ने कहा है कि प्लेटो फांसीवादी है। हालांकि दूसरी तरफ अगर सीफील्ड की बात करें, अगर इमर्जेंस की बात करें तो इन विद्वानों का कहना है कि नहीं, प्लेटो फांसीवादी नहीं है। प्लेटो को फांसीवादी कहने वाले विचारक इसलिए फांसीवादी कहते हैं क्योंकि फांसीबाज की जो विशेषताएं हैं वह प्लेटो के विचारों में दिखती है। प्लेटो व्यक्ति नहीं, राज्य और राज्य में आंगिक राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। व्यक्तिगत जीवन पर वह कठोर नियंत्रण लगाता है। माता पिता संबंध, सेक्स पर, साहित्य पर वह राज्य का नियंत्रण लगाता है। व्यक्ति के अधिकारों नहीं केवल कर्तव्यों की बात करता है। वह आदर्श राज्य के लिए व्यक्ति को राज्य के सांचे में शिक्षा के माध्यम से ढालने का प्रयास करता है। इस आधार पर प्लेटो को फांसीवादी कहा जाता है। उसके साम्यवादी सिद्धांत में जो नियंत्रण और कठोर नियंत्रण की बात की गई है वहां भी फांसीवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि सीफील्ड की बात करें तो इन विद्वानों का कहना है कि नहीं, प्लेटो फांसीवादी नहीं है क्योंकि फांसीवाद सिद्धांत विहीन कार्यक्रम का नाम है और प्लेटो के विचार तो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है।
प्लेटो को इसलिए भी फांसीवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह साम्यवाद की बात करता है और यह संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है, इसलिए प्लेटो फांसीवादी नहीं है। प्लेटो को इसलिए भी फांसीवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्लेटो निश्चित सिद्धांत के आधार पर एक बेहतर समाज का लक्ष्य रखता है और फांसीवादियों के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और युद्ध का समर्थन किया जाता है। प्लेटो के दर्शन में नगर राज्य की बात है। इस प्रकार की उग्र राष्ट्रवाद, हिंसा, युद्ध या साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं है। ठीक है कि कुछ ऐसी बातें जरूर प्लेटो के दर्शन में दिखती है जो सर्वसत्ताधिकारवादी सदृश लगती है, लेकिन उन आंशिक सर्वसत्ताधिकारवादी प्रवृत्तियों को देखकर भी प्लेटो को फांसीवादी कहना उचित नहीं है। एक तो पक्ष यह रहा मित्रों, क्या प्लेटो अप्रजातांत्रिक है? फिर पोपर ने प्लेटो को अप्रजातांत्रिक कहा है। अप्रजातांत्रिक इसलिए कहा है कि क्योंकि प्लेटो प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहता है। प्लेटो को अप्रजातांत्रिक इसलिए कहा है कि समाज में वर्गों की बात करता है, अभिजात वर्ग का सिद्धांत देता है। वह यहां समानता में विश्वास नहीं करता, स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता, व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा नहीं करता। इस आधार पर प्लेटो को अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। प्लेटो को इसलिए अप्रजातांत्रिक कहा जाता है कि वह राजा जनता द्वारा चुनने वाली बात को स्वीकार नहीं करता। प्लेटो इसलिए भी प्रजातांत्रिक है कि शिक्षा, संगीत और साहित्य पर राज्य के कठोर नियंत्रण को स्थापित करता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलनी चाहिए, प्लेटो भले ही वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था जो प्रचलित है उस सदृश बात नहीं करता, लेकिन जब वह प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहता है तो वह उस शासन की बात करता है जहां लॉटरी पर आधारित व्यवस्था चल रही थी। एनिटस लॉटरी सिस्टम के आधार पर आया था और प्लेटो शासन व्यवस्था में योग्यता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है जो प्रजातांत्रिक मूल्य भी है। इसलिए वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि प्लेटो रहता तो इस प्रजातंत्र का शायद विरोध नहीं करता या इस प्रजातंत्र को पूंजीपतियों का, भ्रष्ट अधिकाधिक लोगों का शासन बता देता। उस समय प्लेटो था और उस समय वह देख रहा था कि अयोग्य लोग भी लॉटरी के आधार पर राजा बन सकते हैं। उस व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया क्योंकि वह व्यवस्था प्रजातंत्र के नाम से संचालित हो रही थी। इसलिए प्लेटो वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था जैसी बात नहीं कहता, फिर भी वह इस प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन नहीं कहा है। प्लेटो को नारीवादी कहना कहां तक उपयुक्त है, इस बात की भी चर्चा मित्रों अपेक्षित है। प्लेटो को नारीवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादन में नारी हितों की उसने चर्चा किया है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि परिवार के बंधन में कार्य और दायित्व के अधिकाधिक बोझ से महिलाएं दब जाती हैं, इसलिए महिलाओं को स्वतंत्र करना है तो परिवार और विवाह से अलग करना होगा। फिर भी प्लेटो को उस संदर्भ में नारीवादी कहना उचित नहीं है क्योंकि प्लेटो स्त्री को फिर तो वस्तु के समान पुरुषों के समक्ष प्रस्तुत करने की बात करता है। विवाह से अलग होने के बाद भी राज्य के आदेश से स्त्री दूसरे पुरुषों से मिलेंगी और फिर बच्चे को जन्म देकर राज को सौंप देंगी। इस प्रकार स्त्रियों को वह मशीन बनाना चाहता है, नारीवादी नहीं कहा जा सकता। एक और प्रसंग है, वह कहता है पुनर्जन्म में विश्वास करता है और कहता है कि जो पुरुष अच्छी जिंदगी व्यतीत नहीं करता या अपने दायित्व का बेहतर रूप में अनुपालन नहीं करता, गलत कार्य करता है, तो अगले जीवन में वह स्त्री बनता है और जो स्त्री सही कार्य नहीं करती वह अगले जन्म में पशु बनती है। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं प्लेटो पुरुष को सर्वोच्च दिखाना चाहता है और इस आधार पर उसके नारीवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है। फिर भी प्लेटो राजनीति में स्त्री और पुरुष को समान भागीदारी देता है। सैनिक, शासक, यहां तक कि दार्शनिक राजा
स्त्री भी बन सकती है, ऐसे प्लेटो के सिद्धांत के अध्ययन से स्पष्ट होता है। इसलिए अपने समय का नारीवादी विचारक जरूर प्लेटो है, ऐसा कहा जा सकता है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और दोहरे अर्थ में आदर्शवादी विचारक है। एक तो आदर्शवाद की मूल मान्यता राज्य का समर्थन, राज्य की अनिवार्यता का समर्थन प्लेटो के दर्शन में दिखता है, इसलिए प्लेटो आदर्शवादी है। और इसलिए भी प्लेटो आदर्शवादी है क्योंकि वह जिन सिद्धांतों का अपने रिपब्लिक नामक पुस्तक के अंतर्गत प्रतिपादित करता है, उन सिद्धांतों को अमल में लाना असंभव सदृश है, इसलिए भी आदर्शवादी है। यह कहा जा सकता है कि प्लेटो राजनीतिक आदर्शवाद या राजनीतिक विचारवाद का जनक है और उसी से राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद की शुरुआत होती है। इस अर्थ में प्लेटो आदर्शवादी है और उनके सिद्धांतों को अमल में लाना, प्रयोग में लाना संभव प्रतीत नहीं होता। इस अर्थ में भी प्लेटो आदर्शवादी है। कुछ विचारकों ने प्लेटो को पलायनवादी कहा है। इसलिए पलायनवादी कहा है कि प्लेटो अपने समय से भागकर विचारों की दुनिया में भटकता है और विचारों की दुनिया में एक सुंदरता की खोज में लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति पलायनवादी ही कहा जाएगा जो वर्तमान समस्याओं से लड़ता या जूझता नहीं है, बल्कि समस्याओं से बचने के लिए वैचारिक दुनिया में भ्रमण करता है, और ऐसा विचारक प्लेटो है। लेकिन मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं, प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में जो रिपब्लिक नामक अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित की, उसके पहले उसने व्यवहारिक रूप में भी शासक को आदर्श बनाने का प्रयास किया था और रिपब्लिक के अंतर्गत भी वह आदर्श राज्य बनाने के लिए, आदर्श राजा या दार्शनिक राजा को प्राप्त करने के लिए रिपब्लिक का गठन किया था। इसलिए यह कहना कि अपनी समय की समस्याओं से वह भाग जाना चाहता था, पलायनवादी है, प्लेटो के लिए उचित प्रतीत नहीं होता। प्लेटो एक दार्शनिक है और यूनानी राजनीतिक चिंतन का जनक है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जनक है। प्लेटो एक ऐसा विचारक है जो पहली बार व्यवस्थित रूप में राज्य के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में आपको प्लेटो के संबंध में जानकारी दी। यह प्लेटो पर मेरा 5वां एपिसोड है और 4 एपिसोड मैंने दिया था। मित्रों, आप लोग सभी का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करेंगे और मेरी पुस्तक जो उपकार प्रकाशन से यूजीसी के लिए प्रकाशित है, उसमें मैंने प्लेटो पर बहुत बेहतर काम किया है, उसको निश्चित रूप में आप लोग देखेंगे और बाजार में जो अन्य पुस्तकें हैं उनका भी अवलोकन करेंगे। आप बेहतर रूप में इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं अरस्तु पर राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत काम करूंगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।